हॉस्पिटल में जब अर्पिता ने उस खिड़की से छलांग लगाई, ठीक उसी वक्त एक नर्स उस वार्ड के अंदर आती है और वो अर्पिता को छलांग लगाते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डॉक्टर को आवाज देते हुए बाहर की तरफ भागती है। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर शीला अपने केबिन से हड़बड़ी में बाहर आती है और घबराकर उस नर्स से पूछती है, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? डॉक्टर शीला के पूछने पर वो नर्स घबराते हुए कहती है, डॉक्टर, वो लड़की अर्पिता खिड़की से कूद गई। नर्स के ऐसा कहने पर डॉक्टर शीला बहुत ही डर जाती है और वो हड़बड़ी में बाहर आने लगती है। ठीक उसी वक्त मोक्ष भी अस्पताल के अंदर जा रहा था, जिस वजह से डॉक्टर शीला उससे टकरा जाती है और मोक्ष को अपने सामने देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जब मोक्ष को अर्पिता के बारे में पता चलेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर शीला की हड़बड़ी की वजह से मोक्ष गुस्से से कहता है, डॉक्टर शीला, क्या आप अंधी है या आपको दिखाई कम देता है जो इस तरह से चल रही है? मोक्ष के गुस्से को देखकर डॉक्टर शीला थोड़ा डरते हुए फिर कहती है, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। फिर मोक्ष गुस्से से उनसे कहता है, आंखें होते हुए भी जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखों का ठीक से इलाज करवाना चाहिए। मोक्ष के गुस्से को देखकर डॉक्टर शीला डर से अपना सर झुका लेती है। फिर मोक्ष गुस्से से अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहता है, वैसे आप इस तरह से हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? कहीं हॉस्पिटल में आग तो नहीं लग गई? तो डॉक्टर शीला डरते हुए कहती है, सर, वो आपकी बहन अर्पिता ने। ये सुनकर मोक्ष गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? तो डॉक्टर शीला डरते हुए कहती है, सर, वो अपने रूम की खिड़की से कूद गई। ये सुनकर मोक्ष बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हैरानी से कहता है, क्या? ऐसे कैसे कूद गई? ये कहकर और फिर वो हड़बड़ी में उस दिशा में चला जाता है जहां अर्पिता ने छलांग लगाई और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और डॉक्टर शीला भी चली जाती है। जैसे ही मोक्ष की नजर सामने जाती है तो वहां पर अर्पिता जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। उसे बेहोश देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके गुस्से की वजह से अर्पिता ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो जल्दी से अर्पिता के पास चला जाता है। इस वक्त उसके माथे पर चोट लगी थी जिससे खून निकल रहा था। फिर मोक्ष अपने हाथ की 2 उंगली अर्पिता के नाक के पास ले जाकर उसकी सांसें चेक करने लगता है और ये देखकर उसे थोड़ा राहत महसूस होती है कि अर्पिता की सांसें नॉर्मल चल रही हैं। इसका मतलब वो सही सलामत है। असल में जिस रूम में अर्पिता थी वो 2nd फ्लोर पर था और अच्छी बात ये थी कि जहां पर अर्पिता नीचे गिरी थी वो जगह कच्ची मिट्टी की बनी थी और उस पर बहुत सारी छोटी छोटी घास जमी हुई थी, जिस वजह से अर्पिता को सिर्फ चोट लगी लेकिन वो बच गई। तो मोक्ष जल्दी से उसे गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाकर उसके वीवीआईपी वार्ड में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और फिर गुस्से से डॉक्टर शीला से कहता है, देख क्या रही हो, जल्दी से इसे चेक करो। मोक्ष के ऐसा कहने पर डॉक्टर शीला डर के मारे बिना वक्त गंवाए अर्पिता को चेक करने लगती है और फिर कहती है, सर, ये बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी चोट लगी है। ये कहकर वो अर्पिता के माथे पर दवाई लगाकर एक पट्टी बांध देती है। फिर मोक्ष गुस्से से डॉक्टर शीला से कहता है, इस तरह से ध्यान रखते हैं आप अपने पेशेंट का? ये कैसा स्टाफ है इस हॉस्पिटल का जो एक पेशेंट का ख्याल भी नहीं रख सकता? अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा देता और साथ में आप दोनों को भी। ऐसा कहते हुए मोक्ष उन दोनों की तरफ अपने हाथ से इशारे करता है। मोक्ष के गुस्से को देखकर डॉक्टर शीला और वो नर्स एकदम डर से सहम गई। फिर मोक्ष गुस्से से उस नर्स से कहता है, तुम्हें मैंने इसका ख्याल रखने के लिए कहा था ना, कहाँ गई थी तुम? आखिर क्यों छोड़ा तुमने इसे अकेले? तुम जैसी केयरलेस नर्स की इस हॉस्पिटल में कोई जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर घर पर बर्तन मांजो, वही तुम्हारी असली जगह है। मोक्ष के ऐसा कहने से वो नर्स घबराते हुए कहती है, सर, आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस दवाई लेने गई थी, इसीलिए। जब तक वो नर्स इतना कहती है
कि तब तक मोक्ष गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप एंड गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन। मोक्ष के गुस्से को देखकर उस नर्स की अब दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो अपना सर झुकाकर चुपचाप से उस वार्ड से बाहर जाने लगी। तभी मोक्ष गुस्से से उसे कहता है, और हाँ, यहाँ की बात अगर बाहर पहुंची तो फिर तुम कहीं और पहुंच जाओगी। मोक्ष की ये बात सुनकर वो नर्स हाँ में सर हिलाकर वहां से बाहर चली जाती है। फिर मोक्ष डॉक्टर शीला से कहता है, मुझे मेरी बहन के लिए कोई ढंग की नर्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में उसका अच्छे से ख्याल रखे। मोक्ष के गुस्से को देखकर डॉक्टर शीला बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए जल्दी से हाँ में सर हिलाकर एक नर्स को कॉल करके वहां बुला देती है। फिर मोक्ष उस नर्स को वार्निंग देते हुए कहता है, मेरी बहन जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से हिलोगी तक नहीं। अगर इस बार तुम्हारी लापरवाही की वजह से इसे खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी बॉडी से खून का एक एक कतरा निचोड़ दूंगा। ये कहते हुए मोक्ष की लाल आंखें और नर्स पर ही टिकी थीं, जिसे देखकर वो नर्स डर कर अपना सर ही झुका लेती है। साथ ही डॉक्टर शीला मोक्ष के गुस्से को देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए वो बात को संभालते हुए कहती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पर्सनली आपकी बहन का ख्याल रखूंगी। तो मोक्ष गुस्से से कहता है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी इस हॉस्पिटल से जाने की। ये सुनकर डॉक्टर शीला डरकर अपना थूक ही निगल देती है। फिर मोक्ष गुस्से से उस नर्स से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर शीला से कुछ जरूरी बात करनी है। मोक्ष की बात सुनकर वो नर्स हाँ में सर हिलाकर वहां से बाहर चली जाती है। तब मोक्ष डॉक्टर शीला से कहता है, मेरी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपसे कोई भी यहाँ मेरी बहन के बारे में कुछ भी पूछे तो आपको सिर्फ उन्हें ये बताना है कि इसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मोक्ष की बात सुनकर डॉक्टर शीला हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। फिर मोक्ष अर्पिता के पास जाकर उसके माथे को चूमकर फिर डॉक्टर शीला से कहता है, नजर रखना ये दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करें। तो डॉक्टर शीला हाँ में सर हिला देती है और मोक्ष वहां से चला जाता है। कॉलेज में इधर ज्योति मौसी गरिमा से बात करने के लिए कॉलेज आ जाती है। जैसे ही गरिमा कॉलेज गेट से बाहर आती है तो वो उन्हें वहां देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर ज्योति मौसी जल्दी से गरिमा के पास आकर उससे पूछती हैं, गरिमा अर्पिता कहाँ है और वो घर क्यों नहीं आई? ज्योति मौसी के ऐसा पूछने पर गरिमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज अचानक अर्पिता की माँ और भाई उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए वो हैरानी से उनसे कहती है, आंटी ये क्या कह रही है आप मुझसे अर्पिता के बारे में क्यों पूछ रही हैं? फिर ज्योति मौसी कहती है, क्योंकि वो कल पार्टी से तेरे घर ही तो गई थी ना। तो गरिमा हैरानी से अपने आईब्रो सिकुड़ कर कहती है, नहीं आंटी, वो मेरे साथ मेरे घर नहीं गई थी, बल्कि उसने तो मुझे मैसेज किया था कि वो घर जा रही है, क्योंकि आपने उसे जल्दी घर आने के लिए कहा था। ये सुनकर ज्योति मौसी हैरानी से कहती है, बेटा ये क्या कह रही है तू? क्या वो कल रात को तेरे साथ तेरे घर नहीं गई थी? तो गरिमा नामे सर हिलाकर कहती है, नहीं तो आंटी, वो मेरे साथ नहीं गई थी, बल्कि वो तो बिना मुझे बताए पार्टी से चली गई थी। जब मैं वहां पार्टी में उसे ढूंढ रही थी तब मुझे उसका मैसेज आया था कि वो घर चली गई है, और आज सुबह मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। गरिमा की बात सुनकर ज्योति मौसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कल अर्पिता ने उनसे झूठ क्यों कहा कि वो गरिमा के घर जा रही है। उन्हें ऐसे घबराते हुए देखकर तब गरिमा कहती है, क्या हुआ आंटी, अर्पिता ठीक तो है ना? और आप मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ है? तब ज्योति मौसी घबराते हुए कहती है, बेटा अर्पिता कल रात से घर वापस नहीं आई है। कल मुझे भी उसका मैसेज आया था कि वो तेरे घर जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि वो तेरे साथ है, और मैं सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। मुझे लगा कि वो शायद तेरे घर से सीधे कॉलेज आ गई है,
इसलिए मैंने तुझे भी कॉल किया था, लेकिन तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तब गरिमा कहती है, हाँ, वो सुबह से मेरा फोन साइलेंट पर था। मैंने अभी आपकी मिस कॉल देखी थी, इसलिए मैं बस आपको अभी कॉल करने ही वाली थी। तब ज्योति मौसी चिंता से कहती है, समझ में नहीं आ रहा आखिर अर्पिता कहाँ चली गई। अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है और अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर ज्योति मौसी सोचती हैं कि शायद अर्पिता का कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए कहीं वो उसके साथ तो नहीं होगी। तो वो गरिमा से अर्पिता के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो गरिमा मना कर देती है। उनकी बातें सुनकर अब गरिमा समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ बात जरूर है। तभी तो मोक्ष भी अर्पिता के बारे में पूछ रहा था। गरिमा ये बात ज्योति मौसी को बताना चाहती थी, लेकिन उसे मोक्ष की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उन दोनों के बीच की ये बात वो किसी से ना कहे, इसलिए वो उनसे फिर कुछ नहीं कहती। लेकिन अब उसे भी अपनी दोस्त अर्पिता की चिंता होने लगी थी। ज्योति मौसी की घबराहट से अब दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्यों मोक्ष से ये बात छुपाई। अगर आज उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत होगा तो इसका जिम्मेदार वो खुद होंगी। इस वक्त उन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी और अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, और वो था मोक्ष को सच्चाई बताना, क्योंकि एक वही था जो अर्पिता को ढूंढकर घर ला सकता था। भले ही वो जानती थी कि इन सब की वजह से मोक्ष न जाने गुस्से में क्या करेगा, लेकिन इस वक्त उन्हें उसके गुस्से से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। इसलिए वो वहां से सीधे मोक्ष के ऑफिस चली जाती है। इस वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उनके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिनके बारे में सोचकर उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। राजवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ देर बाद वो मोक्ष के ऑफिस पहुंच जाती है और बेसुध होकर अंदर जाने लगती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और फिर उनके कानों में एक आवाज आती है, अरे आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस शख्स की आवाज सुनकर ज्योति मौसी अपने होश में आती है और उस इंसान को देखने लग जाती है तो सामने 6 फीट का गेहुआ रंग का हैंडसम सा लड़का खड़ा था। ये है प्रज्ञा बुआ का बड़ा बेटा अनंत ग्रेवाल, जो दिखने में हैंडसम है पर मोक्ष से थोड़ा कम, जिसका स्वभाव एकदम शांत है और ये मोक्ष से 2 साल बड़ा है। ये मोक्ष की कंपनी में ही काम करता है। प्रज्ञा बुआ के पति का नाम है गौतम ग्रेवाल और उनके 2 बेटे हैं, अनंत और दूसरा है ध्रुव, जो मोक्ष से छोटा है और उसका स्वभाव थोड़ा चंचल है। अनंत फिर से कहता है, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे ही ज्योति मौसी ये सुनती है तो वो घबराहट से लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर वो घबराते हुए कहती है, वो मुझे मोक्ष से मिलना है। उनकी ऐसी हालत देखकर अनंत समझ जाता है कि जरूर कोई बात है, इसलिए वो कहता है, आंटी, आप आइए मेरे साथ। ये कहकर अनंत ज्योति मौसी को वहां से अपने केबिन में ले जाता है। फिर वो उन्हें एक चेयर पर बिठाते हुए कहता है, आंटी, आप बैठिए और पहले पानी पीजिए। ये कहकर वो उन्हें पानी का गिलास देता है तो ज्योति मौसी भी पानी का एक घूंट पीकर उसे टेबल पर रख देती है। तब अनंत कहता है, आप बताइए कि क्या बात है और आप मोक्ष से क्यों मिलना चाहती हैं? ज्योति मौसी अनंत को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो हैरानी से कहता है, क्या मतलब? अर्पिता कल से घर नहीं आई और आप अब मुझे ये बात बता रही हैं? और आपने कल मोक्ष से झूठ क्यों कहा कि अर्पिता अपनी फ्रेंड के घर गई है? आप जानती हैं, जब ये बात उससे पता चलेगी तो क्या होगा? अब अनंत को कहाँ पता था कि मोक्ष तो ये सब पहले से ही जानता है। तब ज्योति मौसी रोते हुए कहती है, अनंत, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है, इसलिए प्लीज उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है तो अनंत उन्हें संभालते भी कहता है, आंटी प्लीज पहले रोना बंद कीजिए और आप फिक्र मत कीजिए। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मोक्ष सिंह राजवंशी की बहन है, इसलिए किसी की ये हिम्मत नहीं कि वो उसे हाथ तक लगा पाए। ये सुनकर
ज्योति मौसी को थोड़ी राहत तो मिल रही थी, लेकिन फिर भी अर्पिता के लिए उनकी चिंता कम नहीं हो पा रही थी। जारी।